ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन का एक पार्ट कर लिया है कि हमने ये डाटा सिमुलेट कर लिया है 10 दिन के लिए। अब इसके आगे की जो क्वेरीज इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं वो हम इसी के साथ करेंगे। जैसे इन्होंने बोला है कि फाइंड आउट द स्टॉक सिचुएशन इफ द ओनर ऑफ द बेकरी डिसाइड टू मेक 35 केक्स एवरी डे। ऑल्सो एस्टिमेट द डेली एवरेज डिमांड फॉर द केक्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमुलेटेड डाटा। तो देखिए, एवरेज डिमांड तो मैंने निकाल दी। एवरेज डिमांड कितनी आ रही है मेरी? एवरेज डिमांड आ रही है मेरी 27। जो डेली एवरेज डिमांड आई है वो मेरी कितनी आई है? 27। अब एक क्वेश्चन रह जाता है कि मुझे स्टॉक सिचुएशन निकालनी है। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि ये वाला कॉलम नहीं बनाना होता है। ये सिर्फ मैंने आपकी अभी पहला क्वेश्चन था इसलिए रेफरेंस के लिए बना दिया है। ये कॉलम नहीं बनाते हैं हम लोग, ये कॉलम हम लोग उसी से सिमुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर वो मैन्युफैक्चर करता है, अगर वो 35 केक मैन्युफैक्चर करता है एवरी डे, तो मेरे पास स्टॉक की पोजीशन क्या रहेगी? यही बताना है ना हमें। ठीक है, और ये रिमार्क, मेरी डिमांड है कितनी? 35 और मैन्युफैक्चर करा क्या? 35। तो स्टॉक कितना रहेगा? नील। ऐसे ही अगले दिन भी स्टॉक कितना रहेगा? नील। यहाँ पर स्टॉक कितना रहेगा? 20। लेकिन याद ये रखना है ये केक है, पेरिसेबल नेचर का है, तो इस 20 केक को हम अगले दिन नहीं ले जाएंगे। हम ये एज्यूम करेंगे कि ये केक हमारे खराब हो जाएंगे, तो ये केक थ्रो कर देंगे हम। क्यों? ड्यू टू पेरिसेबल नेचर। चलिए, तो अगले दिन जो हमने 35 बनाया, 35 की डिमांड थी, तो स्टॉक हमारा नील रहेगा। क्यों? ये जो 20 केक थे ये तो हमने उसी दिन फेंक दिए, अगले दिन हमने इसको नहीं ले गए। अगर हम इसको अगले दिन लेते तो ये दिन भी स्टॉक 20 रहता। ऐसे यहाँ पर भी स्टॉक कितना रहेगा? यहाँ पर भी नील। यहाँ पर 20 का स्टॉक रहेगा, लेकिन ये थ्रो कर दिए जाएंगे। 20 का स्टॉक रहेगा, लेकिन ये फेंक दिए जाएंगे। 35 की डिमांड है, 35 मैन्युफैक्चर हुए, और यहाँ पर 20 का स्टॉक रहेगा जो हम फेंक देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया था? हमारे पास दिया था ये प्रीवियस डाटा। ठीक है, ये प्रीवियस डाटा हमें दे रखा था और ये रैंडम नंबर दे रखे थे। तो इस रैंडम नंबर से मैंने पहले रैंडम नंबर एलोकेशन का एक स्टेटमेंट बनाया, और फिर इससे मैंने इन रैंडम नंबर जो मेरे पास नई रैंडम नंबर्स दी हुई थी उनको मैंने लिंक कर दिया रैंडम नंबर एलोकेशन से, और उससे मैंने अपनी डिमांड एस्टिमेट कर ली कि मेरी ये डिमांड होगी। यही सेम एक्सरसाइज आपने, सेम कॉन्सेप्ट आपने सब क्वेश्चंस में लगाना है। चलिए, एक हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब हम ये वर्किंग मॉडल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा आपको समझाने के लिए बनाया था, पहला क्वेश्चन था इसलिए। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, P2 लेते हैं। चलिए, P2 क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक बार जरा। A company manufactures around 200 mopeds.
Depending upon the availability of raw material and other condition, the daily production has been varying from 196 to 200. जो प्रोडक्शन है वो हमारा वेरी करता है 196 से 204 के बीच में, और उसकी जो 196 होगा कि 204 होगा, इस बात की ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है इन्होंने। द फिनिश गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन ए स्पेशली डिजाइंड 3 स्टोरी लॉरी दैट कैन एकोमोडेट ओनली 200 मोपेड्स। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। जो हमारी जो लॉरी है उसमें सिर्फ 200 मोपेड जा सकती हैं, यानी कि अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वो लॉरीज आपकी खड़ी रहेंगी। यूजिंग द फॉलोइंग 15 रैंडम नंबर्स टू सिमुलेट द प्रोसेस, फाइंड आउट what will be the average number of moped waiting in the factory, what will be the average number of empty space on the lorry। ये हमें क्वेश्चंस निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हमें 2 चीज़ें करनी है। एक तो हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर एलोकेशन, और दूसरा बनाना है स्टेटमेंट ऑफ सिमुलेटेड डाटा। ठीक है, चलिए P2 प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। P2 प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं। तो पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रैंडम नंबर एलोकेशन। ठीक है, चलिए इसको देखें। रैंडम नंबर एलोकेशन के लिए मुझे चाहिए प्रोडक्शन पर डे 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204। ठीक है, ये प्रोडक्शन पर डे हो गया मेरा। अब प्रोबेबिलिटी भी लिख लूंगा मैं 0.05, 0.09, 0.12, 0.14, 0.05, 0.09, 0.12, 0.14, इसके बाद 0.20, 0.15, 0.20, 0.15, 0.11, 0.08 और लास्ट में 0.06। इस प्रोबेबिलिटी के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, 0.05, 0.14, 0.26, 0.40, 0.60, 0.75, 0.86, 0.94, 1.00। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रैंडम नंबर एलोकेशन निकालेंगे। अब मेरी ये है 0.05, तो 0.05 का मतलब है मुझे 5 रैंडम नंबर इसे एलोकेट करनी है। तो मैं 00 से एलोकेट करूंगा तो ये कहाँ तक जाएगी, 04 तक जाएगी। अब अगली 9 रैंडम नंबर मुझे इसमें एलोकेट करनी है। तो 04 के बाद अगली जो रैंडम नंबर आएंगी 9, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 05 से स्टार्ट होगी 13 तक जाएगी, फिर 14 से स्टार्ट होगी 25 तक, 26 से स्टार्ट होगी 39 तक, 40 से स्टार्ट होगी 59 तक, 60 से स्टार्ट होगी 74 तक, 75 से स्टार्ट होगी 85 तक, 86 से स्टार्ट होगी 93 तक, और 94 से स्टार्ट होगी 99 तक। ये मेरी रैंडम नंबर्स मैंने एलोकेट
कर दी। अब आगे मुझे क्या करना है, मुझे सिमुलेट करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ मैं बनाऊंगा सिमुलेटेड डाटा। चलिए, मुझे कितनी रैंडम नंबर्स दिए हैं? मुझे दिए 15 रैंडम नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा डे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये मेरी 15 डे हो गए। और 15 डे की मैं रैंडम नंबर लिख लूँ, बुक से आप देख के लिख सकते हैं। 82 89 78 24 53 61 18 45 04 23 50 77 27 54 10। मैं ये लाइन थोड़ा यहाँ से अलग अलग कर देता हूँ, तो डाटा को एनालाइज करने में इजी पड़ेगा ये। चलिए, अब इस रैंडम नंबर से मैं अपना प्रोडक्शन निकाल सकता हूँ। और ये प्रोडक्शन कौन सा होगा? ये एस्टिमेटेड प्रोडक्शन होगा। 82 मेरा कहाँ फॉल करता है? 82 मेरा 75 से 85 की रेंज में फॉल करता है। यानी कि जो मेरा प्रोडक्शन होगा वो कितना होगा? 202। 89 कहाँ फॉल करता है? 89 86 टू 93 की रेंज में फॉल करता है। तो जो प्रोडक्शन होगा वो मेरा होगा 203। 78 में प्रोडक्शन होगा 202। अब 24 जो है वो कहाँ फॉल करता है? 24 फॉल कर रहा है मेरा 198 वाली रेंज में। 53 फॉल कर रहा है मेरा 200 वाली रेंज में। 61 फॉल कर रहा है 201 वाली रेंज में। 18 फॉल कर रहा है 198 की रेंज में। 45 फॉल कर रहा है 200 की रेंज में। 04 196, 23 198, 50 200, 77 202, 27 199, 54 200 और 10 197 सॉरी। इस तरीके से मैंने रैंडम नंबर को एलोकेट करके प्रोडक्शन निकाल लिया। अब जो लॉरी की कैपेसिटी है, लॉरी कितने लेके जाएगी? लॉरी लेके जाएगी 200। तो जो मोपेड होंगी स्टॉक में, ओपनिंग
एक्सेस प्रोडक्शन, शॉर्ट प्रोडक्शन और क्लोजिंग। समझ लीजिए, स्टॉक की बात कर रहे हैं। ओपनिंग मेरे पास पहले कुछ नहीं था, एक्सेस प्रोडक्शन मेरे पास 2 यूनिट का हो गया, शॉर्ट प्रोडक्शन कुछ नहीं है मेरे पास, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना है, 2 यूनिट का है। लॉरी कितना लेके गई, फिर से 200 लेके गई। मेरे पास 2 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक था, एक्सेस प्रोडक्शन हुआ 3 यूनिट का, शॉर्ट प्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना आ गया, 5। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर 5 आ गया। फिर से लॉरी कितने लेके गई, 200। यहाँ पर एक्सेस प्रोडक्शन हो गया 2, क्लोजिंग मेरे पास कितनी हो गई, 7। अब मेरे पास 7 थी, 198 मैंने प्रोड्यूस किया, तो 2 यूनिट मैं अपने स्टॉक में से ले लूँगा और 200 लॉरी को दे दूँगा। शॉर्ट प्रोडक्शन हुआ 2, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास गया 5। यहाँ पर 200 ही प्रोडक्शन हुआ, 200 लॉरी लेके गई। ओपनिंग में 5 था, क्लोजिंग में भी मेरा 5 ही रहा। 201 प्रोडक्शन हुआ, 200 लॉरी लेके गई, 5 मेरे पास था, 1 एक्सेस प्रोडक्शन हुआ, 6 क्लोजिंग हो गया। 198 था, ओपनिंग मेरे पास 6 आ रहा था, मैंने 200 लॉरी को दे दिया। एक्सेस प्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ, शॉर्ट प्रोडक्शन हुआ 2 और क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पर 200 प्रोडक्शन हुआ, 200 ही मैंने लॉरी को दे दिया। मेरे पास एक्सेस शॉर्ट प्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 4 ही रहा। अब 196 था, मेरे पास पहले से 4 ओपनिंग स्टॉक था, मैंने 4 मिला के 200 लॉरी को पूरा कर दिया। अब मेरे पास शॉर्ट प्रोडक्शन 4 हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना हो गया इस दिन का, नील। ये पॉइंट जरा ध्यान देने वाला है, समझ लीजिएगा। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पहले से कितना है, नील है। प्रोडक्शन कितना हुआ, 190 है। जब मेरे पास स्टॉक नहीं है तो मैं कहाँ से दूंगा, तो मैं लॉरी में कितना भेजूंगा, 198 भेजूंगा। और जो एम्प्टी स्पेस आएगा लॉरी में, वो कितने यूनिट का गया, 2 यूनिट खाली गई एम्प्टी स्टॉक में। ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर मेरे पास 200 यूनिट प्रोड्यूस हुई, 200 ही मैंने लॉरी को दे दी। मेरे पास ना ओपनिंग स्टॉक था ना क्लोजिंग स्टॉक है। फिर मेरे पास 202 यूनिट हुई, मैंने 200 लॉरी को दी, ओपनिंग मेरे पास नील था, एक्सेस प्रोडक्शन 2 हो गया, क्लोजिंग स्टॉक में मेरा 2 रहा। मेरे पास 2 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक था, प्रोडक्शन मैंने किया 199, लॉरी को मैंने कितने दूंगा, 200, तो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा मेरे पास 1। फिर से 200 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, तो मेरे पास 1 ओपनिंग था और 1 ही क्लोजिंग बचा। अब मेरे पास 197 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, 1 मेरे पास ओपनिंग है, तो मैं कितनी भेजूंगा, 198 भेजूंगा। क्यों, 197 मेरे पास था, 1 यूनिट मैंने ओपनिंग वाली ले ली, वो भी खत्म कर ली। ठीक है ना। तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, नील। एम्प्टी स्पेस मेरा कितना गया, 2। तो अब यहां पर जो समझने वाला है वो ये है कि हमारे पास पूरे 15 में टोटल एम्प्टी स्पेस कितना गया। टोटल एम्प्टी स्पेस अगर देखेंगे तो वो आपका आएगा टोटल 4। ठीक है ना। चलिए अगले इस पेज पे कर लें हम इसको। टोटल एम्प्टी स्पेस कितना है, वो है 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 15 में 4 बार, कैलकुलेशन कर लेंगे।
जो भी आए। इसके बाद टोटल एक्सेस प्रोडक्शन कितना हुआ, तो टोटल एक्सेस प्रोडक्शन हुआ आपका 10 यूनिट का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10/15। टोटल शॉर्ट प्रोडक्शन कितना हुआ, टोटल शॉर्ट प्रोडक्शन हुआ मेरा 1 सेकेंड, यस। यहां पर आप देखेंगे तो जो टोटल शॉर्ट प्रोडक्शन है वो ये है, यहां पर 2 यूनिट है, यहां पर 2 यूनिट है, यहां पर 4 है, और यहां पर जो शॉर्ट प्रोडक्शन है वो है 2 यूनिट का। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पर 1 यूनिट का शॉर्ट प्रोडक्शन है, और यहाँ पर जो टोटल शॉर्ट प्रोडक्शन है वो कितने यूनिट का था, 3 यूनिट का था। तो आप जरा टोटल कर लें, तो जो टोटल शॉर्ट प्रोडक्शन आएगा 2 और 2 4 और 4 8 और 2 10 14। ठीक है, तो टोटल शॉर्ट प्रोडक्शन हुआ वो 14 यूनिट का हुआ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 14/15, 1 2 3, और चौथा है मोपेड वेटिंग इन दी फैक्ट्री। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे कितना है हमारा, तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे कितना है, जरा देखें ऊपर, 2 और 5 7 और 7 14, 14 और 5 19, 24, 24 और 6 30, 30 4 34, 38, 39, 41, 30 40 41 42। तो जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक है वो है मेरा 42 यूनिट का, और एवरेज निकालेंगे इसका, तो 42 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा, तो ये 2.8 यूनिट आएगा। तो आपको जो मैंने इसमें आंसर दिए हैं वो आंसर आपके ये 2 आंसर हैं। ठीक है ना, एक्चुअल में एम्प्टी स्पेस आपका ये है। ठीक है ना, एम्प्टी स्पेस आपका ये है। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को लिंक कैसे करना है। मैंने आपको पहले ही बताया काफ़ी वेराइटीज के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगली प्रॉब्लम देखेंगे। वो हमारी प्रॉब्लम है P3 प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, P3 प्रॉब्लम देखेंगे ये।